नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खबर में दम है में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजनीतिक दलों के लिए इन निकाय चुनाव के मायने इसीलिए हैं, इस चुनावों के नतीजे 2023 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर दिखा जाएंगे। लेकिन पार्षद पद के प्लेटफॉर्म से चुनावी राजनीति में एंट्री कर रहे नेताओं के लिए इन चुनावों में जीत क्यों है जरूरी, क्यों इन चुनावों की जमीन पर खड़ा है उनका सियासी मुस्तकबिल, कैसे इस नर्सरी ने प्रदेश को दिए हैं दिग्गज, देखिए इस रिपोर्ट में। इस समय मध्य प्रदेश के हर गांव, कस्बे और शहर में निकाय और पंचायत चुनावों की चर्चा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने तय समय से कुछ समय बाद ये चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों को पॉलिटिकल कैरियर की नर्सरी कहा जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर, दिग्विजय सिंह, कैलाश विजयवर्गीय ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने इन्हीं चुनावों से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और देश और की राजनीति के बड़े पदों को सुशोभित किया। इन्हीं नेताओं की राह पर चलने की कोशिश में कई उम्मीदवार, जिनमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। निकाय चुनाव ने नेता नगरी को दिए कौन कौन से दिग्गज? तो दिग्विजय सिंह, कैलाश विजयवर्गीय जैसे कई बड़े नाम हैं जिनके राजनीतिक सफर की शुरुआत ही यहां से हुई और ये नेता राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने नगरपालिका अध्यक्ष और कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर मेयर बतौर अपने सियासी सफर की शुरुआत की। राजधानी भोपाल की ही मिसाल लें तो मौजूदा 7 विधायकों में से 5 विधायक पहले नगर परिषद के सदस्य रह चुके हैं। मंत्री विश्वास सारंग, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, विधायक कृष्णा गौर की चुनावी राजनीति की शुरुआत निकायों में ही मेयर और पार्षद पद से हुई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री नगर परिषद में पार्षद रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और एमपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव की सियासी शुरुआत भी ऐसे ही हुई। ये नर्सरी है और रोजमर्रा की जिंदगी में जनता को जो काम आते हैं उसका निष्पादन इसी एजेंसी के माध्यम से होता है। तो निश्चित रूप से चाहे वो पंचायत हो या नगरीय निकाय हो, हर स्थान के चुनाव और वहाँ के जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सही बात बोली है कि हम लोग भी उसी रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं। जनता की सेवा करना और जनप्रतिनिधि की क्या कुछ कर्तव्य है, ये सीखने का मौका ऐसे ही स्थानों पर मिलता है। मंजूर तो कांग्रेस भी करती है कि इन छोटे चुनाव से ही पार्टी को बड़ी लीडरशिप मिलती है, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक ये बेहतर नेतृत्व उसी सूरत में मिलता है जब चुनाव पूरी निष्पक्षता से हो। कि लोकतांत्रिक महायज्ञ का यह एक पौधा है और यही आगे जाके वटवृक्ष बनता है। कई लीडर बने हैं इस पौधे के माध्यम से वटवृक्ष। अब नागरिकों की भी नैतिक और संवैधानिक जवाबदारी है कि वो योग्य प्रतिनिधियों का चयन करें, चाहे वो किसी भी दल के हैं, और उन योग्य प्रतिनिधियों का चयन करें जो कम से कम लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, संविधान के प्रति और अपनी जवाबदेही के प्रति जागरूक रहें। एमपी में 6 जुलाई को निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान होना है, लेकिन दिलचस्प ये है कि साख केवल उम्मीदवारों की ही दांव पर नहीं है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक विधायकों और मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य भी इन चुनावों में मिलने वाली जीत हार पर टिका हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव को लोकतंत्र की नर्सरी कहा जाता है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनमें दिग्विजय सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, पीसी शर्मा, विश्वास सारंग जैसे नाम शामिल हैं जिन्होंने इन्हीं चुनावों से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और उनके राजनीतिक भविष्य में ये जो चुनाव है वो मील का पत्थर साबित हुए। और इसी नक्शे कदम पर इन चुनावों में भी कई युवा नेता, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या अन्य दलों के हों, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये चुनाव उनके भी बेहतर एक भविष्य का निर्धारण करने वाले साबित होंगे। लिहाजा देखना होगा कि जनता इन चुनावों में कितने युवा प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाती है और वो फिर आने वाले समय में कैसे प्रदेश और देश की सत्ता के केंद्र में काबिज हो पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। क्या निकाय चुनाव के बीच एमपी में हो सकती है आतंकी वारदात? क्या इंटेलिजेंस को इस तरह का इनपुट है? क्या वजह है कि प्रदेश के अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है?
क्या मध्य प्रदेश पुलिस को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश का कोई इनपुट है? देखिए, खबर में दम है। निकाय चुनाव में आतंक के खतरे का इनपुट मिलने के बाद मध्य प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। अतिरिक्त सुरक्षा फोर्स की तैनाती कर दी गई है। राजधानी भोपाल के अति संवेदनशील इलाकों में भी फोर्स की तैनाती कर दी। इसके अलावा पेट्रोलिंग जो है पुलिस ने बढ़ा दी है। कंट्रोल रूम की निगरानी और सर्विलांस से नजर जो है अधिकारी रख रहे हैं। एमपी में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। असल में उदयपुर की घटना के बाद इंटेलिजेंस को ये इनपुट मिला है कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश हो सकती है। इस इनपुट के बाद पुलिस मुख्यालय ने इंटेलिजेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा सक्रिय रहने के निर्देश दिए। पुलिस की संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर है। चुनाव नगरीय क्षेत्र में होने हैं, उसके संबंध में सभी थाना प्रभारी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी बैठक ली गई है। उसमें चुनाव में जो कार्रवाइयाँ पुलिस की रहती है और जो इलेक्शन के दिन जिस प्रकार से बल का वितरण रहेगा और जो मोबाइल पार्टीज रहेंगी या जो आयोग के निर्देश हैं उनके अनुसार जो कार्रवाइयाँ की जानी है उसके संबंध में एक विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें उद्देश्य यही है कि इलेक्शन जो है निष्पक्ष शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो और जो समय बचा है उसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उनके क्षेत्र का भ्रमण करके वो असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखें पूर्णतः और जो इलेक्शन के निर्देश हैं, कमीशन के निर्देश हैं, उसका पालन करवाएं। हालांकि एमपी में गृह विभाग उदयपुर में हुई घटना के बाद से ही सतर्क हो गया है और गृह मंत्री ने इस मामले में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश में उसी दिन राजस्थान से जो सीमाएं लगी हुई थी उन सीमाओं पर उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने अलर्ट कर दिया था और हमारे यहाँ पूरी तरह से शांति है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आतंकी संगठन था सर, उससे वो लोग जुड़े हुए थे, उससे मध्य प्रदेश का कोई कनेक्शन नहीं आया था। सतर्कता बरतते हुए पुलिस भी पब्लिक से निरंतर वार्तालाप कर रही है। सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर पुलिस की नजर है और उन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में मतदान को लेकर संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया सेल को एक्टिव रहने को कहा गया है। पुलिस के लिए दोहरे इम्तिहान का वक्त है कि शांतिपूर्ण चुनाव के साथ ये चुनौती कि एमपी की फिजा किसी सूरत हाल में खराब ना हो पाए। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में इस बार हिंदुत्व भी मुद्दा है? क्यों उम्मीदवार से लेकर सियासी दलों तक को ये लग रहा है कि हिंदुत्व की नैया पर सवार होकर ही ये चुनावी गंगा पार की जा सकती है? सतना में बीएसपी उम्मीदवार की मंदिर मंदिर दौड़ क्यों चर्चा में आई है? और कमलनाथ का निकाय चुनाव में जीत के लिए अनुष्ठान और टेंपल रन, क्या कांग्रेस इन चुनावों में भी सॉफ्ट हिंदुत्व के ट्रैक पर ही दौड़ रही है? देखिए, खबर में दम है। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बहुतेरे रंग दिखाई दे रहे हैं। उम्मीदवार जहां सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश कर रहे हैं, वहीं धार्मिक सद्भाव भी दिखाने की कोशिश हो रही है। पार्टी के नेता जहां टेंपल रन में लगे हैं, वहीं उम्मीदवार भगवा चोला ओढ़कर एक बहुसंख्यक आबादी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सतना के निकाय चुनाव से आई ये तस्वीर वोटर्स को हैरत में डालती है। कांग्रेस से बगावत करके बसपा से चुनाव लड़ रहे सईद अहमद चुनाव में जनता की खुशामद तो कर ही रहे हैं, लेकिन खास चर्चा में बसपा उम्मीदवार सईद अहमद की मंदिर मंदिर दौड़ है। और प्रचार के दौरान का एक पोस्टर, सईद अहमद को ये भरोसा क्यों है कि जनता के बुनियादी सवालों पर कान देने से नहीं, मठ मंदिरों में माथा टेकने से बनेगा जीत का रास्ता। अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है इसमें कौन सी बुराई है? हम तो कहते हैं अच्छी बात है, और मैं ये चुनाव भर में नहीं कर रहा हूँ। मामला केवल सतना का ही नहीं, सियासी दल इन चुनाव में हिंदुत्व के ट्रैक पर ही दौड़ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस की जीत के लिए महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की, तो निकाय चुनाव के दौरान कमलनाथ की मंदिर मंदिर दौड़ क्या कहती है? क्या 2018 की तरह पार्टी इन चुनाव में भी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश में है? जी का जहाँ तक ताल्लुका है, कमलनाथ जी ने कभी भी अपने आराध्य को, अपने धर्म को प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाया।
अन्यथा यदि छिंदवाड़ा में जो उन्होंने करोड़ों रुपए अपने व्यक्तिगत तौर पर खर्च कर जो हनुमान जी का मंदिर बनाया है, उस पर कहीं भी शिलालेख में कमलनाथ जी का नाम नहीं है। वो सिर्फ एक हनुमान भक्त के नाते वहाँ दर्शन करने जाते हैं, उससे ज़्यादा उनका कोई सरोकार नहीं है। अब भगवान महाकाल के मंदिर में जाकर नंदी के कान में फूंक मारते हुए अखबार में फोटो छपवाना, ये तो उचित नहीं है जो दूसरे नेता कर रहे हैं। चुनाव अभियान की शुरुआत तो बीजेपी ने भी महाकाल मंदिर से की थी। सीएम शिवराज और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा महाकाल मंदिर के साथ इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति में सराबोर हुए। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों को हम देखते हैं तो कांग्रेस के तो ये शुरू से ही रहा है कि कौवा चला हंस की चाल। जब जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस जो है इच्छाधारी हिंदू बन जाती है, पर ये जो लोग हैं जिनका आप विषय निकाल कर लाए हैं, ये इच्छाधारी हिंदू हैं और जनता बहुत अच्छे से जानती है कि चुनाव के समय इन्हें भगवान, हिंदुत्व और मंदिर याद आते हैं और इसका करारा जवाब जो है जनता इनको हर चुनाव के परिणाम में देती भी है। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विजय का विषय है कि चाहे कांग्रेस हो या आप जिन मुस्लिम प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, आज वो भगवा पहनने को मजबूर हैं या मंदिर जाने को मजबूर हैं या हिंदुत्व का सम्मान करने के लिए मजबूर हैं। अगर मोहल्ले और वार्ड में इन चुनावों में भी हिंदुत्व जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर सवार होंगे सियासी दल, तो जनता के बुनियादी सवाल कहां सुने जाएंगे? जीत के लिए कुछ भी करेगा तो ठीक, लेकिन इस दौड़ में वोटर तो पीछे नहीं छूटना चाहिए। सतना में शिवेंद्र बघेल और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उदयपुर की आंच अब देश के दूसरे शहरों में भी पहुंचने लगी है। कन्हैया लाल के कातिलों को फांसी की सजा की मांग करते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद का बुलाया था, जिसका बीजेपी ने भी समर्थन किया। बंद का तमाम शहरों में असर दिखाई दिया। हालांकि इस मामले में कांग्रेस बीजेपी को ही कसूरवार मानते हुए देश से माफी मांगने की बात कर रही है। कि बर्बर घटना के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी ने और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक दिन का बंद बुलाया था। पूरे शहर में इस बंद का असर नजर आया। दुकानें बंद थी और इसके साथ ही जगह जगह पे संस्थान भी बंद थे। बीजेपी का कहना था कि आगे भी इसी तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इस मामले में सियासत नहीं करनी चाहिए। उदयपुर में कन्हैया लाल की हुई निर्मम हत्या की गूंज अब छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया, जिसे व्यापारिक संगठनों और बीजेपी का भी समर्थन मिला। जो उदयपुर में घटना घटी, कन्हैया की जो हत्या हुई है, पूरे देश के अंदर में एक उन्माद है, देश के अंदर में एक असंतोष है कि इस कन्हैया के हत्यारों को आज तक राजस्थान की सरकार काम नहीं कर पाई। लेकिन आज उसी के समर्थन में कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण आज छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद उनके बैनर पर भारतीय जनता पार्टी एक समर्थक के रूप में हम आज इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध स्वरूप हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आज शर्म की बात है, उस कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने, उसकी निंदा करने की जगह कांग्रेस पार्टी यहाँ समर्थन कर रही है और शराब की दुकान खुलवाकर लोगों को शराब पिलाने में व्यस्त है। इससे शर्मनाक चीजें नहीं हो सकती। ये बंद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। रायपुर राजधानी बंद है, स्वयं स्फूर्त बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, पेट्रोल पंप बंद है और होटल, पान ठेले, चाय ठेले सारे बंद है। प्रदेश के 7 हिंदूवादी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों ने इस हत्याकांड का विरोध किया है। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर रायपुर समेत पूरे प्रदेश में असर दिखा। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदा बाजार और कोंडागांव में बाजार बंद रहे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बंद को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। हर शहर में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। अकेले राजधानी रायपुर में 400 जवानों को तैनात किया गया और प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी गई। हालांकि छत्तीसगढ़ बंद को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कहा कि बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
छत्तीसगढ़ में नफरत की राजनीति करती है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का तल्ख टिप्पणी आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस ढंग से देश में जहर घोलने का काम किया है, जिसी के कारण अन्य प्रदेशों में भी लोगों में धार्मिक उन्माद फैला, जिसके कारण हत्याएं भी हुई, कई लोगों जान भी गई। तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से राजनीति करती है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। सियासी बयानबाजियों से अलग उदयपुर की घटना की आंच अब दूसरे शहरों में पहुंचने लगी है। दुर्ग में इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा का सपोर्ट करना युवक को भारी पड़ा। मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। घबराए युवक ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर ये भी खबर सामने आ रही है कि उदयपुर कांड से पहले अमरावती में भी ऐसा ही दहलाने वाला हत्याकांड हुआ था। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर एक केमिस्ट का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये हत्या 21 जून को हुई थी, जब दवा कारोबारी रात को दुकान बंद करके घर जा रहा था। अमरावती में एनआईए और एटीएस की 2 टीमें उमेश कोल्हेक हत्याकांड की जांच कर रही है। बीजेपी का कहना है कि आने वाले समय में और प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया है और कांग्रेस का कहना है कि इसमें संवेदनशीलता का ध्यान भी रखना चाहिए। बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि कैसे किसी मामले को भड़काया जाए और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। बहरहाल एक दिन के बंद के बाद देखना यह है कि आने वाले समय में और किस तरह की राजनीतिक हलचल यहाँ पर दिखाई देती है और किस तरह का प्रदर्शन या प्रोटेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो बंद के किसी भी तरह के बंद के समर्थन में नहीं है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। जून के बाद अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मिशन जुलाई भी तैयार है। भले ही मौसम बरसात का आ गया है, लेकिन बीजेपी ने सियासी माहौल में गर्मी बनाए रखने के लिए कमर कस ली है। पूरे जुलाई महीने में बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। सदन से लेकर सड़क तक होने वाला यह सियासी संग्राम देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ भाजपा पूरे जुलाई के माह में एक के बाद एक आंदोलन करेगी, चाहे बात बेरोजगारी को या फिर भ्रष्टाचार की। तमाम आरोपों को लेके बीजेपी सरकार को न केवल सड़क पे बल्कि मानसून सत्र के दौरान सदन में भी घेरने का काम करेगी, जिसकी तैयारी बीजेपी पूरी तरह से कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जनता की उस नब्ज की तलाश है जिसे पकड़ने से कांग्रेस सरकार को तकलीफ हो। शायद बीजेपी को लगता है कि वो नब्ज बेरोजगारी हो सकती है। इसी वजह से पार्टी ने सूबे की सरकार को घेरने के लिए खास रणनीति तैयार की। जी हां, रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। वैसे तो बीजेपी ने इस रणनीति पर काम जून के आखिरी हफ्ते में ही शुरू कर दिया था, लेकिन जुलाई में इसका असली असर दिख सकता है। 5 जुलाई तक विधानसभा स्तर पर बैठकों का दौर चलेगा। 6 से 9 जुलाई तक सरकार के खिलाफ वॉल राइटिंग की जाएगी। 10 से 15 जुलाई तक बेरोजगारी टेंट लगाया जाएगा। 15 से 20 जुलाई तक विधानसभा स्तर पर सरकार का विरोध किया जाएगा। 20 से 27 जुलाई तक मानसून सत्र में सदन के भीतर बीजेपी बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी। वहीं 28 से 30 जुलाई तक बीजेपी का आंदोलन जिला स्तर तक पहुंच जाएगा। बेरोजगारी को लेकर इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरे छत्तीसगढ़ का चरणबद्ध आंदोलन है। मंडल स्तर का आंदोलन हमारा होगा, मंडल स्तर से विधानसभा का आंदोलन हमारा होगा, विधानसभा से प्रत्येक जिला स्तरीय आंदोलन होगा। उसके बाद प्रदेश की सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार पर हो रहे बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रही है। सरकार के खिलाफ सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, खाद बीज की कमी सहित कई दूसरे मुद्दों को लेकर भी बीजेपी हल्ला बोलने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की इन तैयारियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि जनता के मुद्दे उठाने में बीजेपी ने देर कर दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.25 साल में तो हमारी सरकार के खिलाफ एक भी बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष के पास हमारी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, आंदोलन करने के लिए एक भी मुद्दा नहीं है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। पिछले 4.25 साल में हमारी सरकार के खिलाफ एक भी रुपए का प्रमाणिक भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाई है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये बात, अगर एक गाना है बहुत खूबसूरत, ये है जो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के साथ चरितार्थ होता है।
4 साल तक आप कुछ नहीं किए, बड़े बड़े मुद्दे रहे 4 साल में। ऐसा कोई भी मुद्दा जब कोई भी लेके आप सदन से सड़क पे नहीं आए, एक आपने आंदोलन के लिए किया तो वो भी खुद के आंदोलन के लिए जनता से जुड़े मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पाई, ये बात सत्य है। सवाल है कि क्या हकीकत में बीजेपी के लिए अब देर हो चुकी है? क्या जनता के मुद्दों को उठाने का बड़ा मौका गवा चुकी है पार्टी? बीजेपी की तमाम तैयारी बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी कि हर माह एक नए विषय को लेकर सरकार को घेरा जाए, बताने के लिए काफी है कि बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है और चुनावी तैयारियों के तहत सरकार को घेरने इन तमाम तरह के आंदोलन चला रही है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन खबर में दम है में इतना ही फिलहाल के लिए। आइए चलते चलते देख लेते हैं सुर्खियां।